तो सालुरादित्य वंश की स्थापना हुई थी, यानी कि तृतीय परिवार को किस नाम से जाना जाता है? तो तृतीय परिवार को सालुरादित्य परिवार के नाम से जाना जाता है। क्या? सालुरादित्य परिवार के नाम से जाना जाता है। तृतीय परिवार के संस्थापक के रूप में भी सालुरादित्य को ही जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो ये सालुरादित्य परिवार था, इसे सालुरादित्य वंश के नाम से जाना जाता था, और इस सलालोदित्य या सलालोदित्य वंश का संस्थापक कौन था? तो था इच्छरदेव। इच्छरदेव, ठीक है, इच्छरदेव या कहीं कहीं इच्छट देव भी आपको इनका नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश में जो तृतीय परिवार था सालुरादित्य वंश, इसका संस्थापक कौन था? ये था दोस्तों इच्छर देव। ठीक है, इच्छर देव किसका पुत्र था? सालुरादित्य का पुत्र था, और इसने अपने पिताजी के नाम से राजवंश की शुरुआत की थी, जिसे हम कहते हैं क्या? सालुरादित्य राजवंश। तो प्रश्न बात करते हैं कि सालुरादित्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे इच्छर देव। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगी दोस्तों, इच्छर देव। ठीक है, इसने अपने पिता के नाम से नया वंश चलाया था। इसकी माँ सिद्धबली देवी थी। तालेश्वर तथा पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में यह साफ साफ लिखा गया है कि सालुरादित्य वंश के संस्थापक इच्छर देव थे। इच्छर देव थे। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों आपसे कि किस ताम्रपत्र के अनुसार सालुरादित्य वंश के संस्थापक इच्छर देव थे? तो वो थे दोस्तों पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र के अनुसार और तालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार। और दोस्तों यहां से आपका एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि सालुरादित्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहुत सारे लोग क्या होगा, सालुरादित्य वंश है तो हो सकता है कि सालुरादित्य ने ही शुरू किया हो, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। जो सालुरादित्य वंश है, इसकी शुरुआत या इसके संस्थापक के रूप में इच्छर देव को जाना जाता है। और ये तृतीय परिवार में भी हमारे टोटल कुल 4 राजाओं ने शासन किया, मतलब 5 राजाओं का शासन किया था। यहाँ पे 5 राजाओं के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो पहले में भी 5 थे, दूसरे में 4 थे, और तीसरे में हमारे फिर से 5 ने शासन किया था। तो कुल 3 परिवार हो गए और 14 राजवंश ने यहाँ पे शासन किया था। इच्छर देव का पुत्र कौन था? देसठ देव था। देसठ देव इच्छर देव का पुत्र था, जो कि ब्राह्मणों और अनाथों को दान करने वाला शासक माना जाता है। ठीक है, तो इच्छर देव के बाद में कौन था? देसठ देव था, फिर पद्मदेव था, उसके बाद में आता है सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, और कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक के रूप में सुभिक्ष राजदेव को भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अब ये कत्यूरी वंश नहीं होगा दोस्तों, ये कर दीजिएगा आप सालुरादित्य वंश है। ठीक है, कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक ललित सूर्यदेव को जाना जाता है, जो कि निम्बर वंश का था। ठीक है, और सालुरादित्य वंश के सबसे प्रतापी शासक के रूप में सुभिक्ष राजदेव को जाना जाता है। किसको? सालुरादित्य वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में सुभिक्ष राजदेव को जाना जाता है, जिसके वंशजों ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से सुभिक्षपुर स्थानांतरित करी थी। अब देखिए दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी हमें पता है कहाँ थी? बागेश्वर, सॉरी, कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे थी, जो कि जोशीमठ में स्थित था। और उसके बाद में इसी सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने, या कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सुभिक्ष राजदेव ने ही अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर जोशीमठ से अलग करके बागेश्वर स्थित बैजनाथ घाटी पर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर जोशीमठ चमोली में थी। और उसके बाद में इनकी दूसरी राजधानी कहाँ बनी? वो बनी बैजनाथ घाटी, जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है। रणचूला कोट के आसपास में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये था दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट तीनों परिवार और तीनों परिवारों के शासकों के बारे में। और एक बार दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो एग्जामिनर का आंसर था क्या? सुभिक्ष राजदेव। तो याद रखना है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम जो हमारा शासक था कौन था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक या कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? वह था सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, और यह सालुरादित्य वंश का था, और सालुरादित्य वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में भी इसे जाना जाता है। और वहीं दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कत्यूरी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो कत्यूरी वंश के बारे में पूछेगा, तो फिर आपको वहां पे ब्रह्मदेव आंसर करना है। तो ये दोनों में आपको याद रखना है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक पूछेगा तो वो हो जाएगा क्या? सुभिक्ष राजदेव। और कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक पूछेगा तो वो हो जाएगा ब्रह्मदेव, जिसे वीरमदेव भी कहा जाता था। और वहीं कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश दोनों के संस्थापक पूछेगा तो संस्थापक में आपको बस वसंत देव या वासुदेव का नाम याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सुभिक्ष राजदेव सबसे प्रतापी शासक था और अंतिम शासक भी इसी को माना जाता है। और फिर सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज, जिसमें हम नरसिंह देव का नाम पढ़ते हैं, कहीं कहीं अशांति देव का नाम आता है, उसने ही कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी स्थानांतरित करके बैजनाथ बागेश्वर में स्थापित की थी। और कत्यूर घाटी में अशांति देव द्वारा अशांति देव वंश की नींव रखी गई थी, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कत्यूर घाटी में किस वंश की नींव रखी गई थी? तो अशांति देव वंश की नींव रखी गई थी। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे बन सकता है, तो ये भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और यशवंत सिंह कटौज जी ने इस कार्तिकेयपुर राजवंश को क्या कहा था दोस्तों? तो यशवंत सिंह कटौज जी ने कार्तिकेयपुर राजवंश को कंथापुर या फिर कतिपुर या कर्तिपुर राजवंश कहकर भी संबोधित किया था, जिसका संस्थापक इन्होंने अशांति देव को माना है। तो यशवंत कटौज ने कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक किसको माना है? अशांति देव को माना है। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। मेनली कर्तपुर राजवंश मेनली हम उसके संदर्भ में कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाली पछाओं की वंशावली में किसे कत्यूरी वंश का शासक माना गया है? तो वही है, पाली पछाओं की वंशावली में अशांति देव को कत्यूरी वंश का संस्थापक माना गया है, अशांति देव को। ठीक है, और अशांति देव की पाली पछाओ शाखा के रूप में मुख्यतः हमें इसे जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इन 3 परिवारों की समाप्ति के बाद में जो एक कार्तिकेयपुर राजवंश था, यह अलग अलग भागों में विभक्त हो गया था और इसकी अलग अलग शाखाएं भी हो गई थी। कत्यूरी वंश का संस्थापक बसंत देव
किसका सामंत था, ठीक है। तो राजा यशोवर्मन का सामंत माना जाता है, और ललितादित्य मुक्तापीठ का भी आपको यहाँ पे दोस्तों नाम देखने को मिलेगा। इन दोनों के सामंत के रूप में इसे जाना जाता है। पहले यशोवर्मन का सामंत था, उसके बाद में ललितादित्य मुक्तापीठ जब यशोवर्मन को हरा देते हैं तो फिर ये ललितादित्य मुक्तापीठ का सामंत हो जाता है। उसके बाद में जब ललितादित्य मुक्तापीठ की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में वसुदेव अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करके राजा बन जाता है, और एक नए राजवंश की नींव डालता है, जिसे हम कहते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसकी राजधानी थी स्टार्टिंग पीरियड में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे जोशीमठ में, चमोली जनपद में। वसंत देव की पत्नी का नाम क्या था, तो राज नारायणी इसकी पत्नी का नाम था। मंदिर निर्माण शैली व वास्तुकला के आधार पर उत्तराखंड का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो कत्यूरी काल को दोस्तों मंदिर निर्माण शैली और वास्तुकला के आधार पर उत्तराखंड का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। किसको, कत्यूरी काल को। कत्यूरी वंश की जानकारी का स्रोत क्या है, लोकगाथा, जागर तथा अभिलेख हमारी कत्यूरी राजवंश की जानकारी का स्रोत माने जाते हैं। और वहीं कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी का स्रोत क्या माना जाता है, पांडुकेश्वर अभिलेख, कंडारा अभिलेख और चंपावत का बालेश्वर अभिलेख, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश के कुल कितने अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ किताबों में है, अजय राव जी की किताब में दिया गया कि 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही यशवंत सिंह कटौजी की किताब में दिया गया कि कार्तिकेयपुर राजवंश के हमें कुल 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए आप 8 और 9 दोनों ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 8 और 9 अभिलेख इनके प्राप्त हुए हैं। जो भी ऑप्शन में आएगा आप उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे सही आंसर को कर सकते हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अजय सिंह रावत जी के अकॉर्डिंग दोस्तों साफ लिखा गया कि कार्तिकेयपुर राजवंश के 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और ये सभी अभिलेखों की जो लिपि थी कौन सी थी, कुटिला लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है। वहीं यशवंत सिंह कटौजी की किताब में मिलता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के हमें 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने, 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पांडुकेश्वर से हमें कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो पांडुकेश्वर से भी दोस्तों इसका भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है। कुछ किताबों में लिखा गया कि पांडुकेश्वर से ललित सूर्यदेव के 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है फिर यहाँ से 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो 4 और 5 दोनों ही कर सकते हैं, वैसे 4 को ज़्यादा सही मानिएगा। 2 अभिलेख ललित सूर्यदेव के हैं, ठीक है। एक अभिलेख यहाँ पे सुभिक्ष राजदेव का है, एक अभिलेख यहाँ पे क्या है दोस्तों, पद्मदेव का है, ठीक है। और कंडारा से भी एक अभिलेख मिला है जो ललित सूर्यदेव का है, और बालेश्वर से भी हमें एक अभिलेख मिला है जो कि देशर देव का है, ठीक है। तो बालेश्वर अभिलेख का संबंध किससे है, देशर देव से है। कंडारा अभिलेख का संबंध किससे है, ललित सूर्यदेव से है। और जो हमारा पांडुकेश्वर अभिलेख का संबंध है वो भी ललित सूर्यदेव से ही माना जाता है। ये पॉइंट भी आप दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 4 अभिलेख मिले हैं या 5 अभिलेख मिले हैं, दोनों ही नोट कर लीजिएगा। अलग अलग किताबों में आपको इसका भी अलग अलग रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा ही दोस्तों एक्सेप्शन है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने फिर इस संबंध में अलग अलग चीज़ों के बारे में कहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कत्यूरी वंश के किस शासक के सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसे शक्तिशाली शासक माना गया है, उसका नाम है ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव दोस्तों कत्यूरी राजवंश का ऐसा शासक है जिसके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और इसे कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में भी जाना जाता है। इसके पुत्र का नाम था भूदेव, और जो ये ललित सूर्यदेव था किसका पुत्र था, आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इच्छर देव का, सॉरी, इष्टगण का ये पुत्र था। किसका, इष्टगण का ये पुत्र था, इष्टगण का, इष्टगण, ठीक है। निंबर वंश, निंबर परिवार से संबंधित था। ललित सूर्यदेव की पत्नी का नाम था धरा देवी। ललित सूर्यदेव के कितने अभिलेख मिले हैं, तो आप देखिए ये भी दोस्तों अलग अलग एक्सेप्शन है, कहीं 3 लिखा गया है, कहीं 5 लिखा गया है, कहीं पांडुकेश्वर से 5 अभिलेख मिले हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। फिलहाल ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र में किसकी प्रशंसा की गई है, तो निंबर देव की प्रशंसा की गई है ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र में, ठीक है, जो कि निंबर वंश का संस्थापक था। बागेश्वर शिलालेख से कितने राजाओं के नाम मिलते हैं, तो बागेश्वर शिलालेख से 2 राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों छोड़ दीजिएगा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाले प्रश्न हैं, इनको आप छोड़ दें, मैं बता दूंगा जो जो प्रश्न इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न ये एग्जाम में आया दोस्तों कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था, और सालुरादित्य वंश के अंतिम राजा के रूप में भी इसे जाना जाता है, और सालुरादित्य वंश का सबसे प्रतापी शासक के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था। तृतीय परिवार का अंतिम शासक भी यही था। कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है, तो ब्रह्मदेव या विरमदेव को कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ स्थित थी, तो कार्तिकेयपुर जोशीमठ नामक स्थान पर चमोली जनपद में कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी स्थित थी। कार्तिकेयपुर राजवंश की द्वितीय राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की द्वितीय राजधानी फिर बैजनाथ घाटी में स्थित है, बैजनाथ बागेश्वर घाटी में है स्थित है, बैजनाथ स्थित बागेश्वर स्थित बैजनाथ घाटी में हमारी फिर कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। ये पॉइंट भी दोस्तों इंपोर्टेंट है। वही लिखा गया है कि सुभिक्ष राजदेव ने राजधानी सुभिक्षपुर स्थापित की, और बाद में उसके वंशज नरसिंह देव या शांति देव ने अपनी राजधानी को बैजनाथ स्थानांतरित किया था। तो प्रश्न अगर ये बनता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी को कार्तिकेयपुर जोशीमठ से बैजनाथ बागेश्वर किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था, तो प्रश्न
ऑप्शन देखिए, सुभिक्ष राजदेव का वंशज होगा तो वो सही होगा, वरना अशांति देव या नरसिंह देव, इसमें से आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा वो आप सही कर सकते हैं, क्योंकि किताबों में दोनों ही दिए गए हैं कि नरसिंह देव या अशांति देव में से किसी एक राजा के द्वारा अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर जोशीमठ से हटा करके बैजनाथ बागेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी वंश की कुलदेवी के रूप में किसको जाना जाता है, तो नंदा देवी या कोट ब्राह्मणी देवी को कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। कत्यूरी वंश के कुल देवता कौन थे, तो कार्तिकेयपुर स्वामी को कत्यूरी राजवंश के कुल देवता के रूप में जाना जाता है। कोट ब्राह्मणी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो गरुड़ बागेश्वर में स्थित है। क्या कोट ब्राह्मणी देवी का मंदिर बैजनाथ घाटी में ही स्थित है। कोट ब्राह्मणी देवी का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये मंदिर भी, ठीक है। और इन्हीं कोट ब्राह्मणी देवी को या नंदा देवी माता को कत्यूरियों की कुल देवी या कार्तिकेयपुर की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों, ठीक है, कि कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी कौन थी या कार्तिकेयपुर राजवंश की कुलदेवी कौन थी, तो नंदा देवी। नंदा देवी ऑप्शन में नहीं होगा तो कोट ब्राह्मणी देवी, आप कोई भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं होंगे तो फिर आप वहां पे दोस्तों जिया रानी को भी सही कर सकते हैं। कत्यूरी वंश के कुल देवता कार्तिकेय स्वामी थे, बता दिया है, ठीक है। शंकराचार्य के आगमन के समय उत्तराखंड में कौन सा राजवंश था, तो शंकराचार्य जी जब उत्तराखंड आए थे तो यहाँ पे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश था, ठीक है। अब राजा कौन था, कहीं कहीं इष्टगण मिलता है, कहीं कहीं भूदेवी मिलता है, ठीक है। शंकराचार्य ने विष्णु की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर किस मंदिर में स्थापित किया था, तो शंकराचार्य जी ने विष्णु जी की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया था। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार बताया गया है, तो ललित सूर्यदेव को बताया गया है। और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में भी इसी को बताया गया है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजा त्रिभुवन के समय बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो नालंदा अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने उत्तराखंड में आक्रमण किया था और इसने त्रिभुवन राजदेव को हराया था। निम्बर वंश के संस्थापक निम्बर किस मत का अनुयायी था, तो निम्बर जो था शैव मत का अनुयायी था। गंगोली हाट में काली शक्तिपीठ या गंगोली हाट में जो हमारा हाट कालिका मंदिर है उसकी स्थापना किसने की, शंकराचार्य जी ने यहाँ पे काली शक्तिपीठ या हाट कालिका मंदिर की स्थापना करी थी, ठीक है। और शंकराचार्य जी ने अपना देह त्याग कहाँ किया था, अपना शरीर कहाँ छोड़ा था या कहाँ पे इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था, तो केदारनाथ में किया था। या समाधि कहाँ पे ली थी, केदारनाथ में ली थी, ठीक है। तपस्थली के रूप में कहाँ जाना जाता है, वो जाना जाता है जोशीमठ को। कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के कितने परिवारों ने शासन किया था, तो कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश में 3 परिवारों के 14 शासकों ने शासन किया था। प्रथम परिवार का संस्थापक बसंतदेव, दूसरे का निम्बरदेव, तीसरे का सावलदित्य माना जाता है। प्रथम बसंतदेव वंश, जिसमें फिर आगे खरपतदेव वंश भी होता है, फिर निम्बर वंश होता है, फिर सावलदित्य वंश होता है। सावलदित्य वंश के संस्थापक कौन है, इच्छरदेव है, याद रखना है। सुभिक्ष राज वंश के किस शासक ने राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ से स्थानांतरित की थी, ठीक है। या प्रश्न ये होगा दोस्तों कि सुभिक्ष राजदेव के वंशज में किस शासक के द्वारा जो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी थी उसको कार्तिकेयपुर जोशीमठ नामक स्थान से बैजनाथ स्थानांतरित किया गया था, तो नरसिंह देव और अशांति देव, इन दोनों का ही नाम दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है। सुभिक्ष राजदेव के वंशज थे, जिसमें डायरेक्टली ये लिखा गया कि सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी की राजधानी को कार्तिकेयपुर जोशीमठ से स्थानांतरित करके बागेश्वर स्थित बैजनाथ घाटी में स्थानांतरित किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने। अब वंशज में कहीं कहीं नरसिंह देव का नाम मिलता है, कहीं कहीं अशांति देव का नाम मिलता है, वही प्रश्न है। किसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था, तो बसंत देव ने दिया था। अगला प्रश्न, लक्ष्मीधर जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो लक्ष्मीधर जोशी जी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के निवासी थे। सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए हैं, अभिलेख ललित सूर्यदेव के प्राप्त हुए हैं कत्यूरी राजवंश में। किस शासक द्वारा जोशीमठ में बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल नरसिंह मंदिर की नींव रखी गई थी, तो नरसिंह देव के द्वारा ही नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया गया था। कहाँ पे, सॉरी दोस्तों, नरसिंह देव नहीं होगा यहाँ पे, बसंत देव होगा, ठीक है। बसंत देव के द्वारा ही नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। बसंत देव के द्वारा नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कि कहाँ स्थित है, जोशीमठ में स्थित है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है एक बार, ठीक है, कि जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो बसंत देव ने करवाया था। कार्तिकेयपुर राजवंश के आदि पुरुष कौन माना जाता है, तो शालिवाहन देव को कार्तिकेयपुर राजवंश के आदि पुरुष के रूप में जाना जाता है। कौन, शालिवाहन देव। अगला प्रश्न है, पालों के साथ संधि किसके द्वारा की गई थी, तो निम्बर वंश के द्वारा हमारा पालों के साथ में संधि की गई थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों की राजभाषा क्या थी, तो राजभाषा थी संस्कृत। लोक भाषा क्या थी, पाली थी। और कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों की लिपि क्या थी, कुटिला थी। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुटिला लिपि। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा पाली। कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा था कहाँ पे, बागेश्वर में कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान माना जाता है। ऐसा भी कहते हैं दोस्तों कुछ इतिहासकार कि जब ये कत्यूरी या कार्तिकेयपुर वंश, जब तक ये कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे शासन करता था जोशीमठ के पास में, तब तक ये कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे ही इसने अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर से बैजनाथ बागेश्वर स्थानांतरित किया, तब से फिर इसे कत्यूरी राजवंश के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान बागेश्वर माना जाता है। कत्यूरियों की दरबारी भाषा संस्कृत मानी जाती है, ठीक है। बौद्ध धर्म का विरोध किस शासक के द्वारा किया गया था, तो भूदेव के द्वारा दोस्तों बौद्ध धर्म का विरोध किया गया था।
अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश में गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी क्या कहलाता था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश में गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी दोस्तों दुहसाध्य साधनी कहलाता था, दुहसाध्य साधनी। जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो निम्बर देव के द्वारा जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया गया था। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, कुस्त और नटराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इष्टगण देव के द्वारा करवाया गया था, इष्टगण के द्वारा। बता चुका हूँ ये प्रश्न सारे आपको ऊपर। उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश किसे माना जाता है? तो कत्यूरी राजवंश को गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश के नाम से जाना जाता है। और गढ़वाल और कुमाऊं का सर्वप्रथम एकीकरण किसने किया था? या सर्वप्रथम उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटने का प्रयास किसने किया था? तो इष्टदेव ने ही किया था, इष्टगण देव ने ही किया था। किस इतिहासकार द्वारा कार्तिकेयपुर राजवंश को सूर्यवंशी कहा गया है? तो बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा है कि जो ये कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा थे यह सूर्यवंशी थे। क्या थे? सूर्यवंशी थे। और लक्ष्मीधर जोशी जी ने कहा है कि ये मूलतः कहाँ से? अयोध्या से आए थे। तो प्रश्न बन सकता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं का मूल स्थान क्या था? तो अयोध्या माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस इतिहासकार द्वारा सूर्यवंशी बद्रीदत्त पांडे कत्यूरियों की राजधानी कहाँ से स्थानांतरित कर बैजनाथ स्थानांतरित की गई थी? तो कत्यूरी राजवंश की राजधानी दोस्तों जोशीमठ, कार्तिकेयपुर जोशीमठ चमोली से स्थानांतरित करके बैजनाथ बागेश्वर में स्थानांतरित की गई थी नरसिंह देव या फिर अशांति देव के द्वारा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि कत्यूर घाटी बैजनाथ में बसे शासकों के बारे में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर कत्यूरी राजवंश ने शासन कहलाया वह हमारे परवर्ती कत्यूरी कहलाए थे। ये भी पॉइंट नोट करना है। कत्यूर घाटी में रहे शासक वीरदेव, प्रीतम देव और ब्रह्मदेव। ठीक है। और कत्यूर घाटी या कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक के रूप में इसी कारण ब्रह्मदेव को जाना जाता है। कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वीरदेव या ब्रह्मदेव, आपको याद रखना है। वीरमदेव भी इसे कहते हैं, वीरमदेव, वीरदेव या ब्रह्मदेव। ठीक है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश की राजमाता किसे कहा जाता है? तो जिया रानी को कत्यूरी राजवंश की राजमाता के रूप में जाना जाता है। किसको दोस्तों? जिया रानी को कत्यूरी राजवंश की राजमाता के रूप में जाना जाता है। किसे? जिया रानी को। अगला प्रश्न है, गोलू देवता का संबंध किस राजवंश से है? तो कत्यूरी राजवंश से गोलू देवता का संबंध माना जाता है। किसका? गोलू देवता का कत्यूरी राजवंश से। और अंतिम शासक वीरमदेव या ब्रह्मदेव, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और जो राजमाता थी वो कौन थी? जिया रानी थी। और जिया रानी का मूल नाम क्या था अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है? तो मौला देवी पुंडीर, मौला देवी पुंडीर इनका मूल नाम था। ठीक है। इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। यह प्रीतम देव की पत्नी थी तथा ब्रह्मदेव की माता थी। कौन? हमारा जिया रानी। और जिया रानी के बारे में ही एक और फैक्ट याद रखना है दोस्तों में, रानी बाग का युद्ध। वैसे ये प्रश्न मैं आपको पहले करा चुका हूँ एक पार्ट में। रानी बाग का युद्ध किस किसके मध्य में हुआ था? तैमूर लंग और जिया रानी के मध्य में हुआ था, जिसमें जिया रानी ने तैमूर लंगो को हरा दिया था। इसी कारण दोस्तों जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है और कत्यूरी राजवंश की राजमाता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। याद रखना आपको, रानी बाग का युद्ध तैमूर लंग और जिया रानी के मध्य में हुआ, जिसमें जिया रानी हमारी जीत जाती है। ठीक है। जिया रानी गुफा कहाँ स्थित है? तो रानी बाग में ही स्थित है जिया रानी गुफा। ठीक है। और जिया रानी का मेला कहाँ पे लगता है? तो रानी बाग काठगोदाम के पास में, हल्द्वानी हल्द्वानी नैनीताल जनपद में हमारा फिर ये रानी बाग मेला लगता है। ठीक है। रानी बाग मेला या हम कह सकते हैं जिया रानी मेला या जिया रानी की गुफा कहाँ स्थित है? रानी बाग में स्थित है, जो कि नैनीताल जनपद के काठगोदाम के पास में स्थित है रानी बाग। ठीक है। याद रखना है आपको, हल्द्वानी के पास में काठगोदाम, फिर पास में रानी बाग। कत्यूरी राजवंश की राजमाता ये हो गया। गोलू देवता का संबंध किससे है? तो कत्यूरी राजवंश से ही दोस्तों माना जाता है कि गोलू देवता का संबंध। ठीक है। और गोलू देवता राजा झालूराई और रानी कलिंगा के पुत्र थे। याद रखना आपको। गोलू देवता का मूल उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है? तो चंपावत इनका मूल उद्गम स्थान माना जाता है उत्तराखंड में। ठीक है। और वैसे माना जाता है कहाँ पे? नेपाल। नेपाल गोलू देवता का मूल उद्गम स्थान माना जाता है और उत्तराखंड के जनपद में चंपावत को। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। राजूला मालूशाही उत्तराखंड की प्रेम कथाओं में से एक है। इसका संबंध किस राजवंश से है? तो कत्यूरी राजवंश से माना जाता है राजूला मालूशाही प्रेम कथा का संबंध है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अस्कोट क्यों प्रसिद्ध है? तो कत्यूरी राजवंश की जानकारी के कारण या कत्यूरी राजवंश की राजधानी के कारण, अस्कोट भी इनकी राजधानी रही थी, या अस्कोट दोस्तों पालों की भी राजधानी रही थी। तो कत्यूरी राजवंश की राजधानी के कारण और पालों की राजधानी के कारण हमारा जो अस्कोट है यह प्रसिद्ध माना जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने कार्तिकेयपुर राजवंश के तीनों परिवार, बसंत देव का परिवार, निम्बर का परिवार और साउलादित्य वंश के बारे में, इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। इसके साथ ही हमने इनकी राजधानी के बारे में पढ़ा। पहले इनकी राजधानी कहाँ पे थी? जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे थी चमोली जनपद में। उसके बाद में इनकी राजधानी बैजनाथ बागेश्वर में स्थानांतरित कर दी जाती है। और कौन करता है? नरसिंह देव या अशांति देव या सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज के द्वारा की जाती है। और उसके बाद में यहीं पर इनका शासन रहता है। शंकराचार्य का आगमन इसी के काल में हुआ था। और इसमें जितने भी हमारे 14 शासक हुए थे उसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में बन सकते हैं वह सभी हमने पढ़ लिए हुए हैं। तो आप ये सारी वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और आज की वीडियो या इसकी अगली जो वीडियो है दोस्तों, ये 2 वीडियो हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में भर भर के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आज हमने कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के बारे में मोटी मोटी चीजों के बारे में पढ़ लिया है। और अगली वाली वीडियो में दोस्तों हम कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर कत्यूरी राजवंश के शासन प्रशासन या पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे, जो इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। ठीक है। और अगला एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन जाता है कि कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ढिकोली को दोस्तों कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। किसे? ढिकोली को। और कौन सा राजवंश
में जो प्रजा है, प्रजा को ईश्वर का अंश माना जाता था या प्रजा की सेवा, प्रजा के लिए अपनी जान भी देने वो निछावर हो जाता था, तो ये भी हमारा कत्यूरी राजवंश के बारे में ही था। और भी दोस्तों कई सारे फैक्ट हैं, फिर हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।